जोहार दोस्तों। हम लोग साहेबगंज चौकीदार का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने टोटल साहेबगंज जीके का 6 क्लास पढ़ लिया है। आज हम लोग 7वां क्लास पढ़ेंगे और ये आपका साहेबगंज इतिहास का बेस बनाएगा। और साहेबगंज इतिहास को समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने साहेबगंज का ज्योग्राफी, उसका आर्ट एंड कल्चर, नदी नाला, मंदिर, जितनी भी सारी चीज़ें थे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग इतिहास की तरफ बढ़ेंगे और टोटल साहेबगंज जो जीके है उसमें टोटल 12 लेक्चर होंगे, जिसमें से 6 लेक्चर हो चुके हैं और 6 लेक्चर अभी बाकी हैं। अभी तक टोटल 6 लेक्चर को मैंने यूट्यूब पे अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, सारे का सारे। तो अगर आप 1 से 6 तक लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके इन लेक्चर को देखिए, या ऐप में भी अवेलेबल है। ऐप में जा करके आप लेक्चर को देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको साहेबगंज जीके और खोरठा एक साथ चाहिए, जिसमें से आपका टोटल 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो जाएगा, आपको कुछ अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। आपको लेक्चर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में पीडीएफ नोट्स मिलेगा। और जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो हम लोग साहेबगंज जो जीके है उसका एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। फी हमारा बहुत हम लोगों ने कम रखा है, ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। आप जाइए और जा करके हमारे ऑफर्स का लाभ उठाइए। और क्वालिटी कंटेंट तो आप देख ही रहे हैं, कितना मेहनत हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे 2 टीचर्स मिल करके पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जो टीचर जिस चीज़ में एक्सपर्ट है वो चीज़ पढ़ाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं यहाँ पे झारखंड जीके का फैकल्टी हूँ, तो साहेबगंज जीके मैं कवर कर रहा हूँ और शर्मा सर आपके खोरठा यहाँ पे कवर करेंगे। और खोरठा में बेसिकली आपको ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग को लगता है कि इसमें भी एक वीडियोस आना चाहिए कि तैयारी कैसे करें, जिनको खुद से तैयारी करनी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उनके लिए सेपरेट वीडियोस बना दूंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिसको खुद से मेहनत करके तैयारी करनी है उनके लिए कोई फी नहीं लगेगा, एकदम सेल्फलेस, ये आपके लिए हेल्प होगा। और जिनको सिर्फ साहेबगंज जी के चाहिए उनके लिए मात्र 199 का फी है, एकदम लोवेस्ट। ये फी बस आपका पीडीएफ नोट्स का लिया जा रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि मैं सारे लेक्चर्स तो यूट्यूब पे ऑलरेडी करा दे रहा हूँ। और जो एमसीक्यू डिस्कशन होगा वो हमारे ऐप पे मोस्टली होगा, क्योंकि उसमें से ही मैं सारे गेस्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे मैं डालूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास के लेक्चर को शुरू करते हैं। साहेबगंज के ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक स्थल मतलब क्या हो गया, ये इतिहास से रिलेटेड है, तो यहीं से हमारा स्टार्ट हो जा रहा है हमारा इतिहास। तो इसको आप बड़े पेशेंस के साथ देखिएगा, नहीं तो आपको हड़बड़ाना नहीं है इसमें, आप आराम आराम से देखिए, मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा। लास्ट के 2 लेक्चर थोड़े थोड़े लंबे होंगे, 17-18 मिनट के, लेकिन आपको अच्छे से देखना 2-3 बार करके, अगर आपको कंपटीशन में हाईएस्ट मार्क्स चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। राजमहल पढ़ेंगे, तेलियागढ़ी पढ़ेंगे, फिर भोगनाडीह और पंचकठिया, और जो 2011 की जनगणना का कुछ कुछ फैक्ट जो पढ़ते आ रहे हैं वो हम लोग पढ़ते रहेंगे, ताकि आपको ये कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले राजमहल के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग को पता है कि जो गंगा नदी है इस तरह कह के बहती है, तो गंगा नदी के दाहिने साइड में राजमहल हो जाएगा कि नहीं। मान लिया आप इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, आप ऐसे करके आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे खड़ा हो जाइए, आपका दाहिना हाथ इधर रहेगा, बायां हाथ इधर रहेगा। तो गंगा नदी के दाहिने साइड क्या है, ये राजमहल है, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित राजमहल एक छोटा सा लेकिन ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। क्यों महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि जब बंगाल का लड़ाई हो रहा था, जब आपस में लोग लड़ रहे थे सत्ता के लिए, तो जो राजधानी बनाया जा रहा था ना बंगाल का, राजमहल को बनाया जा रहा था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजधानी मतलब क्या होता है आपको एकदम लॉजिक से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारा झारखंड है, झारखंड का हमारा राजधानी कहाँ है, झारखंड का राजधानी रांची। राजधानी मतलब क्या होता है, राजधानी मतलब वहां पे राजा बैठेंगे। झारखंड का राजा बेसिकली कौन है, हमारे चीफ मिनिस्टर है। तो उसी तरह वहां पे जो राजा रहते थे वो अपना राजधानी यहाँ पे बनाते थे, मतलब उनका रहने का जो किला वगैरह होगा वो कहाँ पर होगा, राजमहल होगा। तो एक तरह से जो शासन व्यवस्था होगा वो यहीं से कंट्रोल होगा, इसलिए राजमहल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं एक एक चीज लॉजिक से आपको समझा रहा हूँ। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जब
अकबर का काल टाइम था। अकबर का समय कब से कब तक था? 1556 से 1605 तक। जो मुगल साम्राज्य है उसको याद करने का एक तरीका है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। आपने भाजपा तो जानते हैं, तो आपको यहाँ पे भाजपा नहीं याद करना है, आपको यहाँ पे याद करना है भाजपा। कैसे कैसे याद करेंगे? देखिए, ये पहले बाबर था, उसके बाद हुमायूं है, उसके बाद अकबर है, उसके बाद जहांगीर है, उसके बाद शाहजहां है, उसके बाद लास्ट में औरंगजेब है। कितनी आसानी से हम लोग याद कर लिए। इससे कितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। लेकिन हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग इंडियन जीके के पार्ट में नहीं जा रहे। तो अभी देखिए हम लोग कहाँ पर हैं? अकबर के काल में है। तो अकबर का काल कितना से कितना तक था? 1556 से 1605। अकबर का एक सेनापति था। अकबर के सेनापति का नाम क्या था? राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह ने क्या किया था कि जब बंगाल को जीता था तो बंगाल की राजधानी क्या बनाया था? राजमहल को बना दिया था। तो मैंने अभी भी बताया कि ये सारा क्या है? सत्ता की लड़ाई है। तो शुरू होता है ये कब? आपका शुरू होता है 1592 में। कौन शुरू करता है? अकबर का सेनापति जो था राजा मान सिंह, और वो सबसे पहले राजधानी बनाता है राजमहल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहला है। राजमहल बहुत बार बना है राजधानी, है ना, लेकिन पहला बार कब बना है? 1592 ईस्वी में। कौन बनाया है? राजा मान सिंह बनाया है। इस समय किसका शासनकाल था? अकबर का शासनकाल था। जब मैं टेस्ट सीरीज लेकर के आऊंगा, देखिए कितना उम्दा टेस्ट सीरीज मैं लेकर के आऊंगा, बहुत मजेदार होगा। और वो टेस्ट सीरीज उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा जो यहाँ पे सारे क्लासेस रेगुलरली कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये फोटो है राजा मान सिंह का। तो यही है अकबर का सेनापति जो क्या किया? बंगाल का राजधानी बना दिया राजमहल को। क्लियर है? आज भी प्राचीन और समृद्ध राजमहलों की अवशेष बंगाल के इस समय की राजधानी भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब अभी भी जो यहाँ पे किला वगैरह है उसका अवशेष यहाँ पे है। अभी हम लोग देखेंगे सब चीज। शहर में महत्वपूर्ण स्मारकों का अनुसरण किया गया है। मतलब बहुत सारा यहाँ पे स्मारक बनाया गया है क्योंकि ये मुस्लिम आक्रमणों से आच्छादित रहा है। मुस्लिम आक्रमण यहाँ पे हुए, मुस्लिम शासन है, तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कुतुब मीनार जैसे है हमारा मुस्लिम जो शासक बनाया उस तरह से करके यहाँ पे भी उसी तरह से क्या क्या है ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये आपको ध्यान है सिंह दलान, उसके बाद है अकबरी मस्जिद, मैना बीबी का कब्र और मीरान की कब्र। आप देख रहे हैं ये अकबरी मस्जिद है, ठीक है। इसी तरह करके मैना बीबी का कब्र और मीरान की कब्र। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, सिंह दलान का अवशेष या सिंह दलान कहाँ पे बनाया गया था? तो ऑप्शन में रहेगा आपका राजमहल, ऑप्शन में रहेगा आपका बरहेट, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। तो आप क्या टिक मारेंगे वहां पे? आप राजमहल टिक करेंगे। कोई डाउट नहीं है अभी तक? अभी देखिए मैंने बताया कि बंगाल को जीता, तो हम लोग को पता है ना साहेब एकदम कोना में यहाँ पर है और बंगाल यहाँ पे है, तो यहीं पे राजधानी पटाख से बना लिया वो, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तेलियागढ़ी के बारे में। तो तेलियागढ़ी आप देख रहे हैं, ये जो किला का अवशेष है, अवशेष मतलब क्या होता है कि टूटा फूटा जो बचा हुआ है ना, वही अवशेष यहाँ पे है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तेलियागढ़ी का किला कहाँ पर स्थित था, तो आप टिक करेंगे क्या चीज? साहेबगंज। अगर जिला रहेगा तो साहेबगंज आप टिक करेंगे, है ना। यह एक पुराने किले का अवशेष है जो तेलियागढ़ी के रूप में जाना जाता है। इसका नाम तेलियागढ़ी क्यों पड़ा था? क्योंकि जो इसका निर्माण किया था ना, जो इस किला का निर्माण किया था वो तेली जमींदार था। और वो तेली जमींदार क्या किया था, जब शाहजहां का शासनकाल आया था उसने इस्लाम को अपना लिया था, क्योंकि उस समय इस्लाम का यहाँ पर वर्चस्व था। तो अगर वो नहीं मानते थे उसको मार दिया जाता था। तो अंत में वो लोग क्या करते थे, इस्लाम को मान लेते थे, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। और ये जो तेलियागढ़ी का अवशेष है ये करमटोला स्टेशन के पास है। आप देखिए करमटोला, जो आसपास के होंगे वो करमटोला स्टेशन जानते होंगे, और वो तेलियागढ़ का ये जो अवशेष है उसको भी जानते होंगे। अब बात करते हैं हम लोग भोगनाडीह और पंचकठिया के बारे में। जब भी भोगनाडीह का बात आता है तो वहां पे सिद्धू कान्हू का नाम लिए बिना आप नहीं रह सकते हैं। इन्हीं के लिए ये प्रसिद्ध है और इन्हीं के लिए ये जाना जाता है। यहाँ पे कुछ कुछ फोटोज है, मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा साथ साथ में। 1855 में क्या होता है? संथाल विद्रोह। आपको क्या याद करना है? अभी मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, है ना। अभी मैं फाउंडेशन बना रहा हूँ साहेबगंज आपका जीके का जो हिस्ट्री है उसके पार्ट के लिए। तो आपको ध्यान रखना है संथाल परगना से आपको याद करना है संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। और हम लोग को ये पता है संथाल परगना कब बना था? संथाल परगना बना था हमारा 1855 में ही। तो ये हम लोग देखेंगे डिटेल में अभी। तो अभी याद करते हैं 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था।
जिसको नेतृत्व कौन किए थे, नेतृत्व मतलब क्या होता है, उसका नेता कौन थे, अगुवाई उसका कौन किए थे, किसके पीछे सब कोई झुंड बना के इसका अनुसरण कर रहे थे। तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये 4 भाई लोग थे। ये सिद्धू कान्हू यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इनके नेतृत्व में संथाल का विद्रोह यहाँ पे होता है और इनका ही ये यहाँ पे गांव माना जाता है। अब देखिए इस गांव में क्या है, इन भाइयों का एक स्मारक भी है, आप देख पाएंगे यहाँ पे, एक इस तरह से है और एक इस तरह से भी है। तो इनका स्मारक भी है। स्मारक मतलब क्या है, यहाँ पे इनकी मूर्ति बनाई गई है यहाँ पे। अब बात करते हैं पंचकठिया, एक ऐसी जगह है जहाँ अंग्रेजों ने इन भाइयों को फांसी दे दी थी। पुराने काल में जब अंग्रेज फांसी कैसे देते थे, उस समय तो कोर्ट कचहरी नहीं था ना हर जगह अवेलेबल, तो लोग कैसे फांसी देते थे मैं बताता हूँ आपको। वो लोग क्या करते थे, घोड़ा से खींच करके ले आया जाता था, उसके बाद कोई पेड़ में यहाँ पे टांग दिया जाता था और नीचे हाथी रख दिया जाता था, है ना। और बाद में क्या किया जाता था, हाथी को हटा दिया जाता था। अब हाथी को हटा दीजिएगा तो क्या होगा, तो फांसी ऑटोमेटिक लग गया। तो इस तरह से अंग्रेज लोग बहुत बेरहमी से फांसी देते थे। उसी तरह करके आप ये फोटो देखिए यहाँ पे, अमर शहीद सिद्धू कान्हू हूल क्रांति स्थल, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे मेरे ख्याल से पंचकठिया लिखा हुआ है, तो आप इसको देख पाइएगा। मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप गए होंगे तो आप यहाँ पे जरूर देखिए। तो इसका इस तरह से कहानी यहाँ पे है और ये जो पेड़ है ना, यहीं पे फांसी उनको दिया गया था। एक भाई को तो गोली मार दिया गया था, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन एक को यहाँ पे फांसी दे दिया गया था। तो बहुत बेरहमी से वो लोग यहाँ पे ट्रीट करते थे अंग्रेज। ये हमारा बेसिक जानकारी हो गया। अभी धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे, है ना, मिक्स करके सब कुछ पढ़ेंगे। 2011 की जनगणना में हम लोग फिर से आ जाते हैं। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी एससी का पॉपुलेशन कितना है, जो एसटी का है वो कितना है। एसटी मैंने बताया था आपको, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये आपको याद करना। और एसटी मतलब याद करना कास्ट, सी से कास्ट। तो कास्ट मतलब क्या होता है, जाति, मतलब अनुसूचित जाति। एससी का कितना है 6.29% और एसटी का कितना है 26.8%। कुछ कुछ चीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इसका मतलब है कि वो चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उसमें ज्यादा ध्यान आपको देना है, जैसे ये वाला फैक्ट है ना। अब बात करते हैं साहेबगंज का लिंग अनुपात कितना है। लिंग अनुपात क्या होता है, काउंट किया जाता है एक एरिया को कि साहेबगंज में कि 1000 पुरुष में कितनी महिला लोग यहाँ पे है। तो अगर 1000 पुरुष है तो जो महिला है या लड़की लोग है वो कितना 952 है, मतलब 48 कम है। हजार होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 1000 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं 952 है। अब आगे बात करते हैं कुल जनसंख्या कितनी है। कुल जनसंख्या मोटा मोटी मान सकते हैं यहाँ पे 11.5 लाख। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 11 लाख हो गया और 50,500 इधर। तो 500 को मैं यहाँ पे रफली में नहीं काउंट कर रहा हूँ, तो 11.5 लाख आप यहाँ पे देख सकते हैं। 11.5 लाख और 500 एक्स्ट्रा है, तो 11.5 लाख और 567। तो जब भी फैक्ट को आप तोड़ तोड़ के याद करेंगे ना, तभी वो चीज आपको याद रहेगा। नहीं तो आप याद कीजिएगा कुल जनसंख्या 1150567, जिंदगी में कभी नहीं याद होगा। तो आपको इस तरह से याद करना 11.5 लाख, उसके बाद 500 एक्स्ट्रा यहाँ पे है। अगर आप इतना भी याद कर लेते तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। अब देखते हैं, ये तो टोटल जनसंख्या हो गया, मतलब इसमें क्या है, मेल भी है, इसमें फीमेल भी है। अब मेल का जनसंख्या देखते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि लिंग अनुपात 952 है, तो मेल का जनसंख्या थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो मेल का जनसंख्या आप देखिए 5,89,000, मतलब 5,90,000 आप मान सकते हैं मोटा मोटी। तो जो स्त्री का जनसंख्या होगा वो इससे कम ही होना चाहिए नहीं, लॉजिकली यहाँ पे है। तो कभी भी जब भी ऑप्शन आए यहाँ पे, तो मैक्सिमम ऑप्शन क्या होता है, जब भी आप ऑप्शन देखिए ना एग्जाम में, तो 2-4 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट जाएगा जो इलॉजिकल है। वहां पे मान लिया कि महिला की जनसंख्या आपको 5,92,000 दे दे, वो तो ऐसे ही कट जाएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ लॉजिकली पढ़ना है कि अच्छा पुरुष की जनसंख्या इतना है तो महिला को उससे कम होगा, और बहुत ज्यादा भी कम नहीं होगा, क्योंकि 952 लिंग अनुपात है ना। तो 5,89,000 है, तो ये 5,61,000 है, मोटा मोटी 18,000 का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये आपको इस तरह से आपको याद करना है। और जब मैं एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज लेकर के आऊंगा ना, वो देखिएगा एक मजेदार होगा टेस्ट सीरीज। जब आप एक बार आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद जब भी टेस्ट सीरीज आएगा आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अब आगे हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा ये क्या है, अनुसूचित जाति, मतलब ये एससी है। तो
एसटी की जनसंख्या हम लोगों ने कितना देखा अभी 6.29%। और देखिएगा एसटी की जनसंख्या कितना है, लगभग इससे 4 गुना, 6 चौका 24 मान लीजिए और 3 चौका 12, तो 25 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये अगर 4 गुना है, 4 गुना से ज्यादा है, तो ये भी 4 गुना से ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो अगर मान लिए कि 70,000 मान लेते, 7 चौक 28 ऐसा ही हो गया, ये ले 2,80,000 ऐसा ही हो गया, मतलब इसके आसपास होना चाहिए एसटी का जनसंख्या। तो देखते हैं वो कितना है। देखिए 2,80,000 मैंने बोला और उसके बाद 4 दूना 8, तो ऐसा ही हो गया 2.88, तो इससे ज्यादा ही होगा। तो ये 3,08,000 है एसटी का जनसंख्या। तो इस तरह करके आपको याद करना, आपको रटना नहीं है, आपको एक एक चीज आपको याद करना है। ये फैक्ट अगर आप एक बार देख लिए, एक बार और देख लीजिएगा, तो आपको एकदम 110% याद हो जाएगा। और जब भी आप एग्जाम में देखिएगा ना, तो आपको लॉजिक याद आएगा, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो आपको समझा रहा हूँ, वही एग्जाम में काम आने वाला है। ये चीजें बहुत ज्यादा आपको मेमोराइज तभी होती है जब एक इमेज के फॉर्मेट में या समझाने के फॉर्मेट में आपको कोई दिमाग में घुसा दे। तो उसी तरह से मैं आपके दिमाग में एकदम फिट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जब भी क्वेश्चन है एकदम फटाक से बने। और जब मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, देखिएगा ये यही सब लॉजिक मैं बोलूंगा आपको। इसलिए क्लासेस को बहुत आराम से पढ़िए और बहुत ईमानदारी से पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको हमारे कोर्सेज जुड़ना है तो बेहतरीन ऑफर चल रहा है, एकदम लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। इतने कम फी में बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को कवर करना। घर तरफ तो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, 500, 1000, 2000 रुपये पर महीने ट्यूशन पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर आपको फुल कोर्स दिया जा रहा है 300-400 रुपये में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो इस नंबर पर आप कॉल करें और हमारे चौकीदार ग्रुप से जरूर जुड़े। आप इनरोल करें चाहे ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे चौकीदार ग्रुप से जरूर जुड़े। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, लिख के क्या चाहिए, व्हाट्सएप करना है साहेबगंज चौकीदार, लिख करके आप व्हाट्सएप कर दिए, तो आपको क्या किया जाएगा, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।